वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून के सोम के लेक्चर सीरीज में सबका फिर से एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस 2 लेक्चर जो हमने आपको लाइव सेशन इन ऐप EM हब ऐप में कराए थे, तो उसमें आपको पता चला होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंट्रोडक्शन क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेन, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और सभी स्टूडेंट्स को समझ भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बार, यानी लेक्चर नंबर 3 इन दिस ऑनलाइन सीरीज इज लेक्चर 3 डिफ्लेक्शन ऑफ बार। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बार बेसिकली क्या है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर मेंबर का उसकी डायमेंशंस में, यानी खासकर उसके लेंथ में जो इंक्रीज हो जाना, बेसिकली क्या कहलाता है, उसका डिफ्लेक्शन। तो अब ये अलग अलग बार में अलग अलग कारणों से ये डिफ्लेक्शन आ सकता है। तो पहला जो रीजन है वो है डिफ्लेक्शन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड बाय डायरेक्ट एक्सियल लोड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका ये प्रिज्मेटिक बार है, तो प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, अगर हम आपसे पूछें कि प्रिज्मेटिक बार क्या है, तो प्रिज्मेटिक बार यानी कि ये आपको दिख रहा होगा प्रिज्मेटिक बार। तो प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, ऐसा बार जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका क्या होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या रहे, आपका सेम रहे या कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बार, थ्रू आउट लेंथ ऑफ बार अगर सेम रहे तो इस पर्टिकुलर बार को क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक। लेट अस उसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो वो थ्रू आउट रेक्टेंगुलर ही रहे एल लेंथ में और उसका डायमेंशन सेम रहे, सर्कुलर है तो सर्कुलर ही रहे, ट्राइंगुलर रहे तो ट्राइंगुलर ही रहे। अब सब्जेक्टेड बाई जो ये आपका लोड है, ये कौन सा लोड है, आपका डायरेक्ट एक्सियल लोड। अब डायरेक्ट एक्सियल लोड क्या होते हैं, यानी कि माना सपोज हम एक कोई बार लेते हैं, लेट अस एक हमने बार लिया, ये आपका एक बार है, ठीक है। बार किसको बोलते हैं भी देखते हैं। ये एक सिरे में यहाँ से आपका इसको मैंने क्या कर दिया, आपका फिक्स्ड, यहाँ से इसको क्या कर दिया है, आपका फिक्स कर दिया है। ये इसकी जो डायमेंशन है या जो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को इसका क्या बोलते हैं, आपका एक्सियल डायरेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर यह पर्टिकुलर मेंबर जो है इस तरह से लोड लग रहा है, तो ये जो लोड है इस लोड को बोलते हैं डायरेक्ट लोड। क्या बोला जाता है, आपका डायरेक्ट लोड। अगर यह आपका इस पर्टिकुलर मेंबर को पुल करने की कोशिश कर रहा है तो इसे हम बोल देंगे आपका टेंसाइल लोड। क्या बोल देंगे, आपका डायरेक्ट टेंसाइल लोड। तो ये जो P है दिस इज दी डायरेक्ट। अभी हमारे पास जो एक्सियल लोड है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट आपका डायरेक्ट टेंसाइल लोड और एक क्या होता है, डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव लोड। तो ये जो डायरेक्ट टेंसाइल लोड लगा हुआ है, ये जो जनरली है अभी हम मान रहे हैं कि ये जो लोड है ये कैसे अप्लाइड हो रहा है, आपका ग्रेजुअली अप्लाइड हो रहा है। कैसे अप्लाइड हो रहा है, आपका ग्रेजुअली। तो केस है हमारा अभी ग्रेजुअली अप्लाइड का। अब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड वह लोड होता है जिसका कि जो आपका मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो आप अप्लाई करने वाले हैं उसकी उस वैल्यू को आप जीरो से लेके उस मैक्सिमम वैल्यू तक धीरे धीरे करके पहुंचाते हैं, यानी कि स्मॉल इंक्रीमेंट में आप लोड को अप्लाई करते हैं। जब लोड आपका स्मॉल इंक्रीमेंट में अप्लाई होता है तो इसको बोलते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अगर आपने इस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को जो P किलो न्यूटन है एक ही साथ ही अप्लाइड कर दिया तो इसे क्या बोलेंगे, आपका सडन अप्लाइड लोड। तो अभी हमारा केस है क्या, आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड जो कि डायरेक्ट टेंसाइल लोड है। इसके कारण आपका कितना मीन्स कि इस पर्टिकुलर बार में इलोंगेशन हो जाएगा। यानी इलोंगेशन मीन्स लेट अस ये पर्टिकुलर मेंबर का जो लेंथ था L था, इस पर्टिकुलर मेंबर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इस पर्टिकुलर मेंबर का जो मटेरियल है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सपोज क्या है, E है। तो जैसे ही हमने पुल लगाया तो इस पर्टिकुलर मेंबर में कुछ क्या होने लग जाएगा, आपका दैट इज ये पर्टिकुलर बार इस तरह से आप देख पा रहे हैं अपने इस पर्टिकुलर पोर्शन में इसने इतना इंक्रीज कर लिया। इस पर्टिकुलर लेंथ को हम बोल देते हैं सपोज डेल्टा L अमाउंट से। तो इसको क्या बोला जाता है, इस डेल्टा L को अलग अलग नाम से, इसको हम चेंज इन लेंथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चेंज इन लेंथ। अभी इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या भी बोल सकते हैं,
इंक्रीज इन लेंथ, क्या भी बोल सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ, या इसी चीज़ को हम क्या भी बोल सकते हैं आपका डिफ्लेक्शन, क्या भी बोल सकते हैं आपका डिफ्लेक्शन, यानी कि कितना आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों एक ही चीज़ है जिसको कभी कभी किससे भी दिखाया जा सकता है, डेल्टा। डेल्टा एल एक्चुअली थोड़े से एक पर्टिकुलर पोर्शन में, और डेल्टा टोटल डिफ्लेक्शन यानी नेट डिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लोड ग्रेजुअली अप्लाइड हुआ है और हम बात कर रहे हैं कि लोड विद इन द इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट अप्लाइड हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम डेफिनेटली हुक्स लॉ। क्या अप्लाई कर सकते हैं, हुक्स लॉ। तो हुक्स ने क्या बोला था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब यहाँ पर देखो जो लोड अप्लाई हो रहा है वो कौन सा अप्लाइड लोड हो रहा है आपका, डायरेक्ट एक्सियल लोड। तो इसके कारण जो आपका किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में आपका एक रिएक्टिव फोर्स डेवलप होगी, सपोज जो रिएक्टिव फोर्स डेवलप हुई आर, कितने डेवलप हुई आपकी आर, इस पर्टिकुलर सेक्शन जिसका एरिया ए है इसमें एक रिएक्टिव फोर्स डेवलप हुई आर। तो ये भी आपका किस नेचर की होगी, नॉर्मल नेचर। इस प्लेन के क्या लग रही है, नॉर्मल, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस होगा जो कि आपका क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट स्ट्रेस। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा यानी कि सिग्मा, और जो स्ट्रेन आएगा क्योंकि इसकी इंक्रीज इन लेंथ हो रही है तो ये जो स्ट्रेन हो जाएगा ये डायरेक्ट स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन कहलाएगा। अब सिग्मा जब आपको पता है जब डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहता है तो कांस्टेंट क्या आता है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा तो हमने पढ़ा था कि उस टाइम पे जो इलास्टिक कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो क्या रहता है आपका, जी, यानी कि शेयर मॉडुलस, कर्तन मापांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी हमारा क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू ई, और ई स्ट्रेन इक्वल टू हमने बताया था कि चेंज इन लेंथ, जितना भी आपका चेंज इन लेंथ हुआ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब हम इक्विलिब्रियम के लिए देखें यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन के, इस पर्टिकुलर सेक्शन जो आपको दिख रहा है आपका, ठीक है ना, येलो कलर में, उसके लिए फॉर इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम के लिए देखें तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो ये रिएक्टिव फोर्स लग रहा है आर, ये किसके बराबर होना चाहिए, जो आपने एक्सटर्नल लोड लगाया है पी। तो इक्विलिब्रियम के लिए आर किसके बराबर होता है आपका, पी, क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम देखा कि कितना इंटरनल फोर्स होगा, तो इंटरनल एक्सियल फोर्स कितना होगा, जितना आपका एक्सटर्नल फोर्स ये पी लगा हुआ है जो कि ग्रेजुअली अप्लाइड हुआ है। तो आर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी अपॉन ए इज इक्वल टू ई डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा एल की बात करें तो डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, यानी कि जो डिफ्लेक्शन है इन ए बार ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इज पी एल अपॉन ए, जहाँ पर पी इज द अप्लाइड डायरेक्ट टेंसाइल लोड, एल इज द लेंथ ऑफ द बार, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि प्रिज्मेटिक है तो थ्रू आउट सेम ही रहने वाला है, और ई इसका क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, फॉर ए होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल ये ई भी हर एक पॉइंट में और हर एक सेक्शन पे क्या रहने वाला है आपका, सेम रहने वाला है। तो पहला फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया, डिफ्लेक्शन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड बाय डायरेक्ट एक्सियल लोड। ठीक है ना। अगर यहीं पर ही अगर एक ग्रेजुअली अप्लाइड के बदले, ध्यान दें, नोट लिखते हैं अब आपको कुछ नोट, अगर हम नोट यहाँ पर लिखें तो फर्स्ट नोट आपका अगर यहीं पर ही अगर बोल देता सडन अप्लाइड लोड होता है, ये जो आपने पी अप्लाई किया था ये सडन लोड होता, यानी कि हमने सडन लोड, या कभी कभी इसको बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस, क्या बोल देते हैं आपका, इंस्टेंटेनियस। वन मिनट, इंस्टेंटेनियस लोड बोल दो, यानी अचानक से हमने लोड, इंस्टेंटेनियस मीन्स अचानक से, इंस्टेंटेनियस मीन्स अचानक से हमने लगा दिया, यानी सडनली अप्लाइड अगर कर दिया तो आपका जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, 2p अपॉन ए, यानी 2pl अपॉन ए, यानी कि डिफ्लेक्शन ये। दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हम नोट लिखाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि जैसे स्टिफनेस ऑफ ए बार, स्टिफनेस ऑफ ए बार इज गिवन एज, कि स्टिफनेस ऑफ ए बार इज गिवन एज, ये ऑब्जेक्टिव आपको आ गया। और ऑप्शन में आपको इस तरह से दिख रहे हैं, एल अपॉन ए, बी ए अपॉन एल, ऑप्शन सी ए एल अपॉन ई, एंड ऑप्शन डी ए
अपॉन EL, इस तरह से कुछ भी आपको ऑप्शन में अगर दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले देखें इसका सॉल्यूशन अगर हम बताएं तो सबसे पहले अगर हम पूछें कि स्टिफनेस क्या होता है, व्हाट इज स्टिफनेस ऑफ बार, यानी कि स्टिफनेस क्या है। स्टिफनेस जिसको हम K से दिखाते हैं तो इट इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी कि यूनिट डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है अगर पूछ लेगा। यूनिट डिफ्लेक्शन मीन्स अगर आपने कितना अप्लाई किया है डिफ्लेक्शन, यानी कि 1 mm को बोला जाता है आपका यूनिट डिफ्लेक्शन। तो अगर हम स्टिफनेस को न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली देखें तो क्या होता है P अपॉन डेल्टा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखें P तो P लोड अप्लाइड है। अब बार का अगर हमने निकालना हो, लेट अस बार का हमने निकालना हो कि क्या आपका डिफ्लेक्शन स्टिफनेस आएगा, तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो स्टिफनेस ऑफ बार, स्टिफनेस ऑफ द बार इज गिवन एज P अपॉन डेल्टा। हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपना PL अपॉन ए, हम अभी ग्रेजुअल लोड अप्लाई के हिसाब से देख रहे हैं PL अपॉन ए। तो P से P कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा AE अपॉन L। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका B, आपका क्या हो जाएगा राइट। अब यहाँ पर देखो कुछ टर्म आपको सीखने चाहिए, जैसे आपका वर्ड इज AE, ए यानी कि एरिया, ई यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ए और ई के जो प्रोडक्ट है इसको बोला जाता है आपका एक्सियल, यानी अच्छी रिजिडिटी, यानी अच्छी दृढ़ता। अब ये बेसिकली एक्सियल रिजिडिटी है क्या, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इस पर्टिकुलर मेंबर की एक्सियल रिजिडिटी बढ़ेगी तो आपकी इसकी स्टिफनेस बढ़ेगी, क्योंकि स्टिफनेस बढ़ेगी तो स्टिफनेस बढ़ेगी तो आपको पर यूनिट डिफ्लेक्शन को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा लोड अप्लाइड करना पड़ेगा, यानी कि उस पर्टिकुलर मेंबर को डिफॉर्मेशन यानी कि पर यूनिट का डिफ्लेक्शन देने के लिए ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा क्या कहलाएगा आपका स्टिफ। इसी का जो आपका अपोजिट होता है स्टिफनेस का ही तीसरा नोट इसमें देख लेते हैं, जो क्या होता है आपका दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी इसको हम F से दिखाते हैं तो ये स्टिफनेस का उल्टा होता है। अभी हमने लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो ये क्या हो जाता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड, डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड। अब बहुत लोग पूछेंगे व्हाट इज यूनिट लोड, जैसे यूनिट डिफ्लेक्शन 1 mm का था तो यूनिट लोड क्या होगा आपका दैट इज 1 किलो न्यूटन के लोड को कभी भी एग्जाम में पूछ देता है। यूनिट लोड से आप क्या समझते हैं 10 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन। तो 1 किलो न्यूटन लोड इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिल या यूनिट लोड, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड। अब अगर हम बार की फ्लेक्सिबिलिटी निकालें, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए बार यानी लचीलापन इक्वल टू PL अपॉन AE, और इसका P लोड P है ही, तो P से P कैंसिल आउट हो गया तो आपका क्या हो जाएगा L अपॉन AE, L अपॉन AE। यानी कि यहाँ से एक चीज़ पता चल गया कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस के बीच में क्या संबंध होता है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जो स्टिफनेस की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि एक दूसरे के ये क्या होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये रिलेशन पूछ सकता है। बार की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ये होगी। पूछ लेगा यूनिट ऑफ स्टिफनेस क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट कि यूनिट ऑफ स्टिफनेस क्या होता है। तो यूनिट ऑफ स्टिफनेस अगर हम बात करें तो स्टिफनेस क्या है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लोड की यूनिट क्या होती है न्यूटन, डिफ्लेक्शन की यूनिट क्या होती है mm। तो आप स्टिफनेस की यूनिट क्या देख सकते हैं न्यूटन पर mm। तो ये आपने देखा कि पहला जो पॉइंट पढ़ा आपने, तो किसी क्या क्या चीज़ सीखी यहाँ से। पहली चीज़ आपने देखा कि प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या होता है, तो पूछ लेगा प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट क्या होता है सेम होता है ओवर ऑल द लेंथ, जितनी भी लेंथ है उसकी उस लेंथ में समान एरिया के जो मेंबर हैं वो प्रिज्मेटिक मेंबर कहलाते हैं। और डायरेक्ट एक्सियल लोड क्या है, एक्सियल लोड वह लोड है जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल डायरेक्शन में इसके CG से पास होते हुए जाते हैं, वो एक्सियल लोड। हालांकि इनको कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक दो भागों में बांटा गया है, पर अभी हम मान रहे हैं कि CG से पास हो रहा है तो ये कंसेंट्रिक एक्सियल लोड है। और दो टाइप का हो सकता है, या तो आप पुल अप्राई करेंगे तो जैसे अभी हमने पुल अप्राइट किया है तो इसमें इलोंगेशन हो रहा है, तो
यह बार टेंसाइल लोड है, पर अगर हम पुश अप्लाई करेंगे तो कॉम्प्रेसिव। उसी तरह से यहाँ पे एक रिएक्टिव फोर्स डेवलप होगी, इसका नेचर भी टेंसाइल नेचर का होगा डेफिनेटली, पर इक्विलिब्रियम के लिए हमने R इक्वल टू क्या कर दिया, P। इसको, इस डिफ्लेक्शन को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, कभी कोई चेंज इन लेंथ बोल देता है, इंक्रीज इन लेंथ बोल देता है, अभी इंक्रीज बोला हुआ है, कभी डिक्रीज भी बोल सकता है अगर आपने इसको कॉम्प्रेसिव लोड लगाया है, अभी पुल लगाया है तो इंक्रीज इन लेंथ बोलना सही रहेगा। अब अगर हम बात करें कि हमारा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है और विद इन दी इलास्टिक लिमिट हमने लोड अप्लाई किया है, तो हुक्स लॉ वैलिड रहेगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब कौन सा स्ट्रेस आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस जो कि एक टाइप का नॉर्मल स्ट्रेस होता है, और किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन के आंसर रहेगा आपका लीनियर स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन, तो हमने चेंज इन लेंथ निकाल लिया। अब बात करते हैं इसके और क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ये तो हमने ग्रेजुअली किया था, अगर आपको आ जाए ऑब्जेक्टिव में सडन लोड, मान लो न्यूमेरिकल इंस्टेंटेनियस लोड, तो बोलेगा कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो ये आपको पहला स्टिफनेस ऑफ बार पूछ सकता है। तो स्टिफनेस का फॉर्मूला, व्हाट इज स्टिफनेस, लोड पर यूनिट, यूनिट डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है 1 mm, K इक्वल टू P अपॉन डेल्टा, तो AE अपॉन L, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही। अब व्हाट इज AE हियर, A और E का प्रोडक्ट, यानी कि एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको एक्सियल रिजिडिटी, जितना ज़्यादा एरिया और ई का प्रोडक्ट रहेगा उस पर्टिकुलर मेंबर की स्टिफनेस उतनी ही ज़्यादा रहेगी, और उसको डिफ्लेक्शन पर यूनिट का डिफ्लेक्शन देने के लिए उतना ही ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा, यानी डिफॉर्मेशन देने के लिए ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमने देखा इसी का उल्टा क्या होता है आपका, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है आपका, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं आपका डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड, और फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस के बीच में ये अंतर। अब एक आपको इसमें जरूर एक ऑब्जेक्टिव ट्राई करना चाहिए, वो भी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव। जैसे आपको बोल देगा इफ ए बार ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 mm square is subjected by a load of 60 kilonewton. What will be elongation of bar, या what will be deflection of bar, या what will be increase in length of bar, कुछ भी पूछ ले तो वो एक ही चीज़ कहना चाह रहा है, what will be deflection of bar, और उसने लास्ट में यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट में लिख रखा है टेक E, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार। सपोज स्टील का बार है तो 2 गुणा 10⁵5 मेगा पास्कल, ये इस तरह से बोल रखा है। तो सबसे पहले इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर कि आपको कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बार। आपको पता चल जाना चाहिए एक बार है, इस बार में जो आपका डिफ्लेक्शन है, इस बार में डिफ्लेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको सबको याद है कि डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या होता है आपका PL अपॉन ए, PL अपॉन ए। अब जो जो डाटा गिवन है सब लेंथ दे रखा है, लेंथ इज 80 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देखो न्यूटन और mm, मैंने बताया था जनरली स्ट्रेंथ और मटेरियल में आप जनरली 2 चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दें, न्यूटन और mm का ज़्यादा कॉम्बिनेशन रहता है, और kg और सेंटीमीटर का कॉम्बिनेशन रहता है। तो न्यूटन और mm में अगर आपने काम करना है तो हम 80 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा आपका 800 mm। लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू कितना है इसका 10 mm स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये mm में ही है, mm स्क्वायर। और इस सब्जेक्टेड बाई ये लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन, लोड दे रखा है जो आपका 60 किलो न्यूटन, यानी 60 किलो न्यूटन इक्वल टू, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्यों करने की ज़रूरत है कि अभी देखेंगे, क्योंकि E इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁵5 मेगा पास्कल। अब मेगा पास्कल को ही हमने बताया था क्या बोलते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब सारी चीज़ें देखो आपकी किस किस में है, ये mm स्क्वायर, ये न्यूटन, और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो हमारी सेम यूनिट में है। तो अब हम इस चीज़ों को डायरेक्टली कहाँ रख सकते हैं, इस फॉर्मूले में। तो P इक्वल टू देखो 60 किलो न्यूटन, 60 इंटू 10⁻³
लेंथ इक्वल टू देखो 800 mm, एरिया इज इक्वल टू आपका 10 mm स्क्वायर, और E इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ अब जो भी कैंसिल हो रहा है ये देखो 10⁵3 4 5, तो 10⁵ से 10⁵ कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 2 से ये 3 बार, तो कितना हो गया 3 8 ज़ा 24, तो 24 mm बोल दो, चाहे ऑब्जेक्टिव में दे रखा हो 2.4 सेंटीमीटर बोल दो। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव आसानी से क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा, जिससे आप मेंस की, तो मेन मकसद यहाँ पर क्या है कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन और किस तरह से आसानी से इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये तो हो गया प्रिज्मेटिक बार में ड्यू टू किसके कारण, आपका डायरेक्ट एक्सियल लोड। अब इसी बार में लेट अस, अगर आपका हम बोल देते हैं बी वाला पोर्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार, ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, इट्स सेल्फ वेट, यानी कि अब जो पर्टिकुलर मेंबर है उसमें जो डिफ्लेक्शन आप नोट कर रहे हैं किसके कारण, सेल्फ वेट। सबसे पहले देखें सेल्फ वेट को समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज सेल्फ वेट, ठीक है ना। तो सेल्फ वेट क्या होता है, इसको अगर हम बोलूं तो इसको क्या भी बोल सकते हैं आप, डेड लोड, ठीक है ना। ये कैसे निकलता है, हर एक मटेरियल का क्या होता है, एक यूनिट वेट, क्या होता है, एक यूनिट वेट यानी कि इकाई भार। तो यूनिट वेट क्या होता है, गामा इक्वल टू वेट, उस पर्टिकुलर मटेरियल का वेट इन पर यूनिट वॉल्यूम में जो होता है उसको, तो वेट निकालें तो वेट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, गामा इनटू इसका वॉल्यूम। तो इस तरह से आप किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल का क्या निकाल सकते हैं, सेल्फ वेट। जैसे अगर हम बोलें कि सपोज आपको एग्जांपल के रूप में एक आरसीसी की बीम है, आरसीसी बीम है, ठीक है, जिसका कि क्रॉस सेक्शन 200 इंटू 300 mm है, तो बताइए इसका सेल्फ वेट क्या है, सेल्फ वेट क्या होगा इस आरसीसी बीम का, या आप सेल्फ वेट या इसको हम डेड लोड भी बोल सकते हैं, कितना होगा। तो सिंपल सा आपके पास सॉल्यूशन रहने वाला है कि आपका जो सेल्फ वेट होता है यानी कि वेट W इज इक्वल टू गामा इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। अब वेट इक्वल टू गामा किसका यूज होगा, आरसीसी का, और गामा आरसीसी कितना होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। अब देखो लेंथ को हम क्या ले लेते हैं 1 मीटर, तो ये जो आपका वेट निकल के आता है ये किस में निकल के आता है, किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ में। क्यों पर मीटर, क्योंकि हमने लेंथ को क्या ले लिया 1 मीटर। एरिया आपके पास दे रखा है 200 गुणा 300 mm का क्रॉस सेक्शन है, पर ये mm में है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में। 0.2 मीटर इंटू 0.3 मीटर, और लेंथ कितना हो गया आपका 1, क्या हो गया लेंथ 1, इसीलिए जो वेट आ जाता है किलो न्यूटन पर मीटर में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूडीएल स्मॉल w से दिखा देते हैं, ठीक है। अगर कैपिटल W होता तो हम टोटल लोड निकाल सकते हैं। तो ये आपका मीन्स की डायरेक्ट निकल जाएगा, तो लगभग 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से हम सेल्फ वेट निकालते हैं। जैसे कभी कभी आपको दूसरा एग्जांपल बोल देगा कि एक स्टील का बार है, स्टील बार है जिसका कि डाया जो है लेटस आपका 10 mm है, तो बताइए इसका वेट इन केजी बताइए, ठीक है ना, वेट इन केजी। तो इसका सेल्फ वेट पूछा हुआ है केजी में, तो इसके लिए एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, हालांकि वो वैसे ही निकलेगा गामा इंटू वॉल्यूम। गामा आरसीसी का ना, गामा स्टील का कितना होता है 78.5, तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं वेट इन केजी। अगर हम निकालें, मास भी बोल सकते हैं, पर वेट इन केजी अगर हम निकालें तो वेट इन केजी के लिए फॉर्मूला होता है d²/162, इतना केजी। जहाँ पर जो ये d है, d आपको ध्यान रखेंगे डाया है बार का, डाया ऑफ बार इन mm, किस में रखना है डाया बार का, mm में। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इसका कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर अपॉन 162 kg। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.617
kg के करीब आपका क्या आ जाता है इस डाया का बार। तो ये तो बात हुई सेल्फ वेट के कारण। अब हमें जो हमारा टॉपिक है, तो ये तो सेल्फ वेट के क्वेश्चन के सेल्फ वेट होता क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है सेल्फ वेट की, दिख रही है आपको। सेल्फ वेट की यूनिट क्या होती है आपकी, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कितनी होती है सेल्फ वेट की यूनिट, यूनिट वेट किस में दिखाया जाता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी यूनिट वेट, जिसको हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। अब बात है इसी वेट के कारण, इसी सेल्फ वेट के कारण हमें निकालना है डिफ्लेक्शन, वो भी किस में निकालना है, एक प्रिज्मेटिक बार में। तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो लेट अस, हमारे पास एक क्या है आपका, लेट अस एक प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक बार मीन्स जिसका कि जो एरिया है वो थ्रू आउट क्या है आपका सेम है, ठीक है। लेट अस ये आपका एक प्रिज्मेटिक बार है जिसकी कि सपोज जो लेंथ है वो L है। इस पर्टिकुलर मटेरियल का जो यूनिट वेट यानी वेट डेंसिटी है गामा है। इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सपोज A है। ये प्रिज्मेटिक है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह पे क्या है, सेम है। लेट अस इसके दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट सपोज मैं मान लेता हूँ इसका ये वाला एंड, लोअर एंड ये M पॉइंट है और अपर एंड क्या है आपका N है। तो इस पर्टिकुलर बार का जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे M है, एट पॉइंट M अगर हम बात करें तो एट सेक्शन M, जो सेक्शन M पे होगा इसका अगर हम वेट की बात करें, क्योंकि M से नीचे कोई भी भार नहीं है तो वेट क्या हो जाएगा, 0। और एट सेक्शन N, सेक्शन M पे और एट सेक्शन N पे अगर हम देखें तो एट सेक्शन N इसका जो वेट हो जाएगा, जो भी इसका टोटल वेट एक्ट करेगा M से लेके N तक, सेल्फ वेट यानी कि इसके यूनिट वेट और इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके जो प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे इसका टोटल वेट। वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका कैपिटल W के बराबर। सपोज किसके बराबर हो गया, कैपिटल W के बराबर। तो वेट 0 से लेके कहाँ जा रहा है, W तक, यानी कि यहाँ पर जो लोड है अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग। तो देखें हमारा फॉर्मूला अभी हमने देखा किसी एक प्रिज्मेटिक बार में जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका PL/AE। वहाँ पर P जो लोड था वो कांस्टेंट था, बट यहाँ पर लोड क्या है आपका वेरिएबल है, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ PX। अब जो लोड है वो लोड आप देखें कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लोड हमारा सेल्फ वेट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 + W/2। क्यों 0 + W/2, क्योंकि यहाँ पर आपका वेट 0 से लेके यहाँ तक कितना जा रहा है आपका W तक जा रहा है धीरे धीरे। तो हमने एवरेज लोड ले लिया एक, इंटू L अपॉन क्या हो गया आपका A इंटू E। अब अगर हम बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 WL/AE। पर इसको हम जो इसके यूनिट वेट के टर्म में दिखें तो वेट इक्वल टू क्या होगा, इसका यूनिट वेट इंटू इसका वॉल्यूम। अभी हमने देखा था यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, तो इसके जगह अगर हम रख दें तो हाफ W के बदले रख दिया मैंने गामा इंटू वॉल्यूम इंटू लेंथ अपॉन A। अब वॉल्यूम इस पर्टिकुलर मेंबर का क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, जो भी इसका एरिया होगा इंटू लेंथ। जैसे एरिया अगर π/4d² होगा इंटू लेंथ तो π/4d² इंटू L हो जाएगा, जो आप जानते ही हैं एक किसी सिलेंड्रिकल बार का वॉल्यूम होता है। अगर रेक्टेंगुलर बार होगा तो B × D × L, यानी L × B × D हो जाएगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम को हम कैसे दिखा सकते हैं, हाफ गामा वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, इंटू लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा AE। अब A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से डिफ्लेक्शन ऑफ बार ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट का एक जो आपका एक्चुअल आपका फॉर्मूला है हाफ गामा अपॉन E इंटू क्या हो जाएगा आपका L²। तो यहाँ से एक चीज़ पता चला कि सेल्फ वेट के कारण जो प्रिज्मेटिक बार में आपका डिफ्लेक्शन आता है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। क्योंकि गामा और E अगर ये मटेरियल आपका सेम है थ्रू आउट फ्रॉम M पॉइंट टू N, तो गामा और E कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि गामा यूनिट वेट किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे स्टील का 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है तो ये कांस्टेंट रहने वाला स्टील के लिए। E भी आपका कांस्टेंट ही है, क्योंकि हम मान रहे हैं होमोजीनियस है ना, आइसोट्रोपिक मटेरियल से बना हुआ है स्टील, तो गामा E। तो यहाँ से पता चला कि प्रिज्मेटिक बार का जो डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका L²। तो अगर आपको मान लो ऑब्जेक्टिव आते हैं, दो ऑब्जेक्टिव हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। लेट अस ऑब्जेक्टिव आ गया
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इफ ऑल दी डायमेंशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार is doubled, then deflection of bar due to self weight क्या हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो देखें हमें पता है सभी डायमेंशंस इंक्रीज होने का मीन्स डायमेंशन क्या होगी, जैसे किसी एक रेक्टेंगुलर बार है तो उसका डायमेंशन L गुणा B गुणा D यानी कि एरिया। पर हमने अपने प्रीवियस फॉर्मूला से देखा कि जो आपका डेल्टा होता है वो क्या होता है आपका 1/2 गामा अपॉन E L स्क्वायर, यानी कि डिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। डिफ्लेक्शन इज किससे इंडिपेंडेंट रहता है आपका, एरिया से। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया किस पे डिपेंड करता है, ओनली लेंथ पे, और लेंथ का भी क्या रहता है आपके प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अगर हम गामा ई ये मेटेरियल को सेम माने तो अगर हम शुरू में देखें तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, सपोज L स्क्वायर। अब बाद में कितना हो जाएगा, जब लेंथ अगर हम डबल कर दें तो 2L का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि सभी डायमेंशंस डबल करने का मीन्स लेंथ को भी डबल। आप एरिया से इंडिपेंडेंट है, एरिया से क्या है आपका इंडिपेंडेंट है, एरिया को आप कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, बिकॉज आपको पता है कि जो एरिया से एरिया आपका क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2L का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका 4L स्क्वायर, और L स्क्वायर क्या है डेल्टा 1, यानी कि सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपका आंसर, इंक्रीज टू 4 टाइम्स, इंक्रीज टू 4 टाइम्स। तो ये हो गया। पर यहीं पर ही अगर आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव कि इफ ऑल द डायमेंशंस आर डबल, इफ ऑल द डायमेंशंस आर डबल, सभी डायमेंशंस क्या करते हैं हम डबल कर दें, देन पूछ लेगा कि स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इन बार क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, ये कहना क्या चाह रहा है, पहले क्या पूछा था डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन तो डायरेक्टली, पर स्ट्रेस पूछा गया मान लो, तो कहना क्या चाह रहा है, मान लो सपोज एक कोई प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है ना। इस प्रिज्मेटिक बार का शुरू में जो लेंथ था L था, विथ B था, और सपोज हम मान लेते हैं इसका जो डेप्थ था यानी कि क्रॉस सेक्शन वो D था। तो L, B और D से मिलके एक क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, ठीक है ना। ये इसका क्रॉस सेक्शन है कुछ इस तरह से। अब अगर हम बात करें स्ट्रेस, तो शुरू में स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जो भी इसका वेट रहेगा, सपोज वेट अपॉन इसका एरिया, यानी कि सपोज मैंने मान लिया W/A। अब अगर हम बाद में जब इसकी सभी डायमेंशंस को डबल कर दूं, अगर मैंने सभी डायमेंशंस की डबल कर दी, यानी कि लेट अस इसकी लेंथ को भी मैंने 2 टाइम्स कर दिया, विथ को भी 2 टाइम्स कर दिया, डेप्थ को भी कितना कर दिया 2 टाइम्स, तो तब इस डिफ्लेक्शन में क्या या इस स्ट्रेस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्ट्रेस एट 2 इक्वल टू डेफिनेटली इसका वेट बढ़ेगा, यानी कि वेट इन सेकेंड टाइम अपॉन एरिया इन सेकेंड टाइम। वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट वेट। अब जैसे यहाँ पर देखें वेट, यहाँ पर वेट क्या होगा इसका यूनिट वेट इंटू एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया दिख रहा है B गुणा D, और नीचे आपका जो और गामा इंटू B गुणा D इंटू लेंथ कितना हो जाएगा L, यानी कि क्योंकि आपको पता है वेट इक्वल टू क्या होता है यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, और एरिया क्या हो गया इसका B गुणा D, तो B गुणा D से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया शुरू में गामा इंटू L, यानी कि स्ट्रेस 1 इतना हो गया। अब अगर हम बात करें गामा इंटू वॉल्यूम होता है सब जानते हैं अपॉन एरिया 2, ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा पर गामा वही रहेगा बिकॉज मटेरियल वही है हमारा। वॉल्यूम 2 करें तो वॉल्यूम 2 क्या हो जाएगा 2B गुणा कितना आपका 2D इंटू 2L 2B, यानी एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या हो जाएगा 2B गुणा 2D, लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो एरिया क्या हो जाएगा इसका, यही तो है एरिया,
ये वाला एरिया 2b गुणा 2d, जो ये आपको एरिया दिख रहा है ये इसका क्रॉस प्रिज्मेटिक है, तो थ्रू आउट क्या है आपका सेम है, ठीक है ना, थ्रू आउट द लेंथ इज एरिया इज सेम। तो अगर हम बात करें और एरिया 2 कितना हो जाएगा, यानी एरिया भी आपका 2b गुणा क्या हो गया आपका 2d। तो इससे अगर देखो 2b से 2b कैंसिल, 2d से 2d कैंसिल, तो जो स्ट्रेस एट 2 हो गया वो क्या हो गया आपका 2 इंटू गामा इंटू एल। अब गामा इंटू एल क्या था, शुरू में स्ट्रेस था, तो सिग्मा 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 सिग्मा 1, यानी कि यहाँ से पता चला कि अगर स्ट्रेस इन बार है तो इसका आंसर क्या रहेगा सीधे सीधे, दैट इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, इंक्रीज टू 2 टाइम्स। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं कि अगर आपका मीन्स की कोई एक प्रिज्मेटिक बार है, कोई उसके सेल्फ वेट के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, बट अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका एल। तो ये पॉइंट को आप मीन्स की अपने नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर पूछता है सभी डायमेंशंस डबल कर दें तो डेल्टा क्या होगा, तो डायमेंशंस में एरिया भी आएगा यानी बी गुणा डी या डायमीटर, तो उसके चेंज होने से आपका सेल्फ वेट के कारण डिफ्लेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो क्या रहता है इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका डिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। अब बात करते हैं हम कि लेट अस हमारा आ गया एक कोनिकल बार, यानी कि सी वाला पोर्शन की डिफ्लेक्शन ऑफ ए कोनिकल बार, ऑफ ए क्या आपका कोनिकल बार। अब प्रिज्मेटिक नहीं रहा, बार क्या हो गया है कोनिकल हो गया है, ध्यान रखेंगे बार हमारा चेंज हो गया है कोनिकल बार। पर अब अभी भी पर रीजन क्या है इस डिफ्लेक्शन का, ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, अभी भी हमारा सेल्फ वेट ही है। तो इसमें जो आपका डिफ्लेक्शन होने वाला है, यानी कि एक कोई कोनिकल बार है, कोनिकल बार जैसे आइसक्रीम की कोन होती है इस तरह से कोई एक कोनिकल बार है। इस कोनिकल बार का सपोज जो लंबाई है वो क्या है एल है, इसका मटेरियल का यूनिट वेट गामा है और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है ई है। तो अगर इसमें हम डिफ्लेक्शन देखें ड्यू टू कोनिकल बार सेल्फ वेट के कारण, तो ये जो आपका फॉर्मूला रहता है ये हो जाता है आपका 1/6 गामा अपॉन ई इंटू क्या आपका एल स्क्वायर। तो ये डेल्टा कोनिकल। तो अगर मैं बोलूं कि दो बार मेरे हूँ, दो बार हूँ सेम मटेरियल के बने हूँ और सेम लेंथ की हूँ, एक प्रिज्मेटिक हो पर उसमें जिसका लेंथ एल हो और एक दूसरा बार हो जो कि क्या हो आपका कोनिकल हो, इसका भी लेंथ आपका क्या हो एल ही हो, दोनों सेम मटेरियल के हो तो इसका गामा और इसका गामा सेम, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या सेम, दोनों स्टील के होंगे तो दोनों का गामा ही सेम। तो इन दोनों में इसके सेल्फ वेट के कारण जो डिफ्लेक्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो डेल्टा प्रिज्मेटिक है ड्यू टू सेल्फ वेट हमने अभी निकाला 1/2 गामा अपॉन ई इंटू एल स्क्वायर, और डेल्टा कोनिकल आपको दिख ही रहा है कितना 1/6 गामा अपॉन ई इंटू एल स्क्वायर। तो अगर हम देखें कि इन दोनों के बीच में रेशियो, तो डेल्टा कोनिकल अपॉन डेल्टा प्रिज्मेटिक इज इक्वल टू कोनिकल का कितना है 1/6 गामा अपॉन ई इंटू एल स्क्वायर, और प्रिज्मेटिक का कितना है 1/2 गामा अपॉन ई इंटू एल स्क्वायर। अब दोनों का सेम मटेरियल है तो गामा और ई से गामा और ई कैंसिल आउट हो गया, लेंथ सेम है तो लेंथ कैंसिल होगी, 2 से 6 3 बार। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो डेल्टा ऑफ कोनिकल होता है वो 1/3 ऑफ डेल्टा क्या होता है आपका प्रिज्मेटिक, यानी कि फॉर दी सेम आपका मटेरियल एंड सेम लेंथ कोनिकल बार में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो 1/3 रहेगा किसके आपके प्रिज्मेटिक बार के। तो ये हो गया डिफ्लेक्शन ऑन कोनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। अब अगर हम चौथा जो इसमें देखें डिफ्लेक्शन का कारण, तो डिफ्लेक्शन इन ए, अब हमारा जो बार है प्रिज्मेटिक था कोनिकल था, अब हमारा बार डिफ्लेक्शन इन ए हम देख लेते हैं टैपर्ड बार। कौन से बार में आपका टैपर्ड बार, कौन सा बार आपका टैपर्ड बार। तो टैपर्ड बार में पर किसके कारण, वही रीजन दैट इज ड्यू टू, अब हमारा जो लोड है यानी कि डायरेक्ट एक्सियल लोड, कोई हमने डायरेक्ट एक्सियल लोड या डायरेक्ट लोड अप्लाई किया, यानी कि रीजन क्या है डायरेक्ट एक्सियल लोड,
और बार कैसा है, टैपर्ड बार। अब टैपर्ड बार क्या होता है, ऐसे बार जिनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो क्या होता है आपका, चेंज होते रहता है। क्या होता रहता है, चेंज एट ईच सेक्शन। तो ईच सेक्शन में जिनका आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा। जैसे हम बात करते हैं, एक कोई सर्कुलर टैपर्ड बार है। कैसा बार है आपका, सर्कुलर टैपर्ड बार को हम कंसिडर करते हैं। तो लेट अस हमारा एक सर्कुलर टैपर्ड बार है जिसका कि इस एंड पे सपोज कि जो डायमीटर है वो कितना है आपका, सपोज D1, कितना है आपका D1, ठीक है। और इस एंड में सपोज इसका जो डायमीटर है वो है आपका सपोज D2। ये मेंबर इस पर्टिकुलर पोर्शन में यहाँ से क्या है आपका फिक्स्ड है। ये इस पर्टिकुलर मेंबर की एक्सियल डायरेक्शन है। इस एक्सियल डायरेक्शन में एक जो लोड लगा है इसको बोलते हैं आपका डायरेक्ट लोड या एक्सियल लोड, ठीक है। और ऐसे मेंबर जिनमें डायरेक्ट लोड लगता है, हमने बताया था ऐसे मेंबर क्या कहलाते हैं आपके, एक्सियल मेंबर। तो इसमें एक P किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, तो जिसकी की लंबाई आपकी क्या है, L है। इस पर्टिकुलर बार की लंबाई कितनी है, L, और इस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सपोज E है। तो जो इसके टैपर्ड बार में इस डायरेक्ट लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन आता है दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, 4PL अपॉन पाई E D1 D2। तो ये हमने 4 फॉर्मूले देख लिए। कौन कौन से फॉर्मूले देखे, एक देखा डेल्टा इक्वल टू PL अपॉन AE, एक देखा आपका डेल्टा इक्वल टू 1/2 गामा अपॉन E इंटू L स्क्वायर, और एक डेल्टा इक्वल टू क्या देखा, 1/6 गामा अपॉन E L स्क्वायर। यानी कि एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला और 4 फॉर्मूले। पर इसमें प्रिज्मेटिक बार में डायरेक्ट लोड के कारण, प्रिज्मेटिक बार में सेल्फ वेट के कारण, कोनिकल बार में सेल्फ वेट के, यानी कोनिकल प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक, ठीक है ना। और एक ये देख लिया आपका टैपर्ड बार में कितना आपका डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, अभी आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को मैंने उतारा है, जरा देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन ये था कुछ इस तरह से कि एक ब्रास बार है, ये जो बार है AD बार्स हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, इसका इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट सेम दे रखा है इसने, जो इसका एरिया दे रखा है दैट इज 1000 mm स्क्वायर, 1000 mm स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। सब्जेक्टेड बाय एक्सियल फोर्स, सब्जेक्टेड बाय एक्सियल फोर्स एज सोन इन फिगर। अभी देखो जो हमने क्वेश्चन किए उसमें एक ही एक्सियल लोड लग रहा था, एक ही, पर यहाँ पर देखें जो एक्सियल लोड है 50 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन का, इस तरह से 4 एक्सियल लोड लगे हुए हैं जिनकी डायरेक्शन अलग अलग है। 50 किलो न्यूटन लेफ्ट की साइड, 80 किलो न्यूटन राइट की साइड, 20 किलो न्यूटन लेफ्ट की साइड और 10 किलो न्यूटन भी लेफ्ट की साइड लगा हुआ है। तो पूछ रहा है द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ का मतलब डिफ्लेक्शन इन पोर्शन, कौन से पोर्शन में पूछा हुआ है, BC, यानी कि जो मिडिल वाला पोर्शन है इस पोर्शन में पूछा हुआ है कितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा। टेक E इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, तो इसके लिए पहले देखते हैं कि लेट अस, अब जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा यानी कि E, हमने ABCD देख लिया। ए प्रिज्मेटिक बार में डिफ्लेक्शन, एक ही जब डायरेक्ट लोड लगा हो, सेल्फ वेट के कारण प्रिज्मेटिक बार में, कोनिकल बार में सेल्फ वेट के कारण और टैपर्ड बार में डायरेक्ट लोड के कारण। अब क्या है, अगर आपके बार कनेक्टेड हो सीरीज में और इसमें डिफरेंट इनका लेंथ हो, जैसे एक बार 3 पोर्शन से मिलके बना हुआ है एक बार AB BC और CD, इसकी लंबाई L1 L2 और L3 है। लेटस इसमें कुछ आपके फोर्स लग रहे हैं, लेटस फोर्स में मान लेता हूँ, इसमें लग रहा है आपका P1 एक्सियल फोर्स, इसमें इस तरह से P2 लग रहा है, इसमें इस तरह से आपका क्या लग रहा है, P3 लग रहा है, और इसमें इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका P4। तो P1 P2 P3 P4 आर दी एक्सटर्नल फोर्सेस। तो सबसे पहले काम आपका क्या रहने वाला है, पहला स्टेप, इस बार को मीन्स की एनालाइज करने से पहले इस बार के AB BC और CD पोर्शन में इंटरनल और रिएक्टिव फोर्स यानी इंटरनल एक्सियल फोर्स निकालना।
क्योंकि बार एक ऐसा मेंबर होता है जिसमें कि क्या आते हैं, आंतरिक जो प्रतिक्रिया आती हैं वो कैसी होती है, एक्सियल फोर्स के नाम से जानी जाती हैं, या एक्सियल रिएक्टिव फोर्स के नाम से। तो जैसे आप बीम में क्या निकालते हैं, शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स क्या होता है, किसी भी एक सेक्शन में वर्टिकल फोर्सेस का क्या होता है, आपका बीजगणितीय योग। वर्टिकल फोर्सेस का बीजगणितीय योग कहाँ से, किसी एक पर्टिकुलर एंड से, एक सिरे से लेके उस सेक्शन तक, जिस सेक्शन पर आप इंटरनल फोर्स यानी शेयर फोर्स निकाल रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं बार में बोलूं कि ये जो एक्सियल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एल्जेब्रिक सम ऑफ किसका, आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्सियल फोर्सेस का। जो भी ये एक्सियल फोर्सेस है उनका समीशन हो जाएगा कहां से, एक सिरे से लेके उस सेक्शन तक। अब बीजगणितीय योग के लिए मैं एक साइन कन्वेंशन ले लेता हूं। मैं मानता हूं जो इधर की ओर है वो पॉजिटिव मैं कंसिडर कर लेता हूं और जो इधर की ओर होंगे निगेटिव। तो अगर मैं रिएक्टिव फोर्स निकालूं, सपोज ये पोर्शन है सी डी, इस पर्टिकुलर पोर्शन सी डी में आर सी डी यानी रिएक्टिव फोर्स इन सी डी निकालूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये इधर की ओर लगा है तो क्या हो जाएगा प्लस का फी 4। अब इस पोर्शन बी सी में निकालते हैं, इस पोर्शन पी सी में अगर आर बी सी निकालें तो आर बी सी यानी रिएक्टिव फोर्स इन बी सी, तो यहाँ से एक सिरे से मैं एल्जेब्रिक समीशन करता हूँ, ये जो एक्सटर्नल एक्सियल फोर्स लगे हुए हैं, तो क्या क्या लगा हुआ है, P3 और P4 वहां की ओर लगा है तो प्लस का P4, और P3 इधर की ओर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस P3। अब ऐसी इस पर्टिकुलर पोर्शन में मैं निकालना चाहूँ कितना एक्सियल फोर्स आ जाएगा, यानी कि कितना इंटरनल एक्सियल फोर्स यानी इंटरनल रिएक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी। तो आर ए बी यहाँ से समीशन करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ से समीशन करना सिखा रहा हूँ, आप यहाँ से भी समीशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ से करने में थोड़ा आपका आसानी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, प्लस का P4, ये इधर की ओर लगा है माइनस P3, ये इधर की ओर लगा है तो प्लस P2। तो ये आपने निकाल लिए हैं क्या, इंटरनल रिएक्टिव फोर्स। अब देखो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था किसी एक डिफ्लेक्शन ऑफ बार का किसी एक पर्टिकुलर प्रिज्मेटिक बार में जो सिर्फ एक लोड से सब्जेक्टेड था यानी कि P फोर्स, तो अब हम देख पा रहे थे कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में ये जो रिएक्टिव फोर्स थी R थी। अब इस केस में जो R हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेफिनेटली किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर। तो जब हम स्ट्रेस इक्वल टू कर रहे थे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, R/A इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया इंटू E इंटू डेल्टा अपॉन L। तो डेल्टा इक्वल टू आपका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, RL अपॉन AE, पर हम उसको क्या लिख देते हैं, PL अपॉन AE, जब उस बार में सिर्फ P लगा हो, एक ही लोड लगा हो। पर अभी अभी ये डिफरेंट आपके लोड लगे हुए हैं, तो डिफरेंट लोड लगने के केस में आपके अलग अलग पोर्शन में जो आप अगर डिफ्लेक्शन निकालना चाहें, यानी कि पोर्शन अगर हम बोलूँ पोर्शन डिफ्लेक्शन इन AB में निकालना चाहें, तो डिफ्लेक्शन इन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसकी रिएक्टिव फोर्स होगी RAB, जो इसकी लेंथ होगी लेंथ ऑफ AB, जो भी इसका एरिया होगा, सपोज एरिया में जो भी मान लो इसका एरिया मान लेते हैं A1 इसका एरिया है, BC पोर्शन का एरिया A2 है और CD पोर्शन का एरिया कितना है, A3 है। तो A1 और सपोज इसका मैं E सेम मानता हूँ कि ये पूरा AB BC CD एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो E आपका सेम है सपोज, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम डेल्टा BC निकालना चाहें तो डेल्टा BC के लिए आप किसका यूज हो जाएगा, RBC, और इसका लेंथ ऑफ BC अपॉन एरिया 2 इंटू E। और अगर आप डेल्टा ऑफ CD निकालना चाहें यानी कि CD पोर्शन में, तो CD पोर्शन के लिए इसका रिएक्टिव फोर्स ऑफ क्या, CD, लेंथ ऑफ CD अपॉन एरिया 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका E। तो ये आपने तीनों पोर्शन में क्या निकालने हैं, आपके डिफ्लेक्शन के अलग अलग आपका डिफ्लेक्शन निकाल लिया है। तो अगर हमें नेट डिफ्लेक्शन निकालना हो, सपोज पोर्शन जो ये AD बार है यानी A से लेके D तक, अगर इसमें आपको पूछा जाए कि बताओ नेट डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको नेट डिफ्लेक्शन पूछा जाए कि बताइए कि नेट डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, तो आप नेट डिफ्लेक्शन अगर निकालना चाहें कि बताओ नेट डिफ्लेक्शन, तो नेट डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि डेल्टा यानी कि पूरा इक्वल टू डेल्टा AB पोर्शन में प्लस डेल्टा BC पोर्शन में प्लस क्या आपका डेल्टा CD पोर्शन में। पर ध्यान रखें ये प्लस के साथ तब होंगे जब ये सारी रिएक्टिव फोर्स क्या होंगे, आपके प्लस के साथ आएंगे। अगर प्लस के साथ अगर हम बात करें, इसमें क्या है आपके सारे जो रिएक्टिव फोर्स हमने निकाली है तीनों में, यानी RAB RBC और RCD, अगर ये प्लस के साथ आएंगे तो ये प्लस होंगे तीनों।
अगर कोई भी अगर आपका इनमें से जो रिएक्टिव फोर्स है अगर माइनस के साथ आती है, जब हम इनका समीशन करेंगे तो तब आपने क्या करना है, ध्यान देना है, तब आपने इसको क्या कंसिडर करना है, माइनस के साथ। तो माइनस साइन क्या बताएगा कि उसमें नेट कॉन्ट्रैक्शन, जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आए थे उससे मैं आपको सॉल्व करवाता हूं और बताता हूं कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर हम एक्चुअल में फॉर्मूला देखें तो PL/AE, पर हम इसको देखें तो आपको मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके PL/AE के बदले क्या लिखा हुआ है आपका RL/AE, पर हम RL के बदले R के बदले P हो सकता है इस केस में जब सिर्फ एक ही लोड लगे, जब सिर्फ क्या लगे आपका, एक ही लोड लगे, एक ही लोड लगे तो तब कर सकते हैं। पर जब डिफरेंट लोड लगे तो हमें इस तरह से इंटरनल फोर्स निकालना पड़ेंगे। तो देखते हैं, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये कि एक ब्रास हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1000 mm, ये 3 पोर्शन से मिलकर बना हुआ है AB, BC और CD, और इसका एरिया कितना है आपका 1000 mm स्क्वायर, सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स एज शोन इन फिगर, द चेंज इन द पोर्शन BC, यानी कि डेल्टा BC पूछा हुआ है। सपोज इसके ऑब्जेक्टिव में लिख देता हूं, ऑप्शन ए है आपका सपोज 0.25 mm, ऑप्शन बी है आपका 0.30 mm, जो एग्जाम में दिए थे 0.50 mm, और ऑप्शन डी 0.80 mm, इस तरह से कुछ भी आपके ऑप्शन में मान लो सपोज दिए हों। तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, पहला काम आपका रहने वाला है इंटरनल एक्सियल फोर्स निकालो। तो यहाँ से समीशन करना स्टार्ट करते हैं। तो समीशन करने के लिए वही चीज़ मैंने बता रखी है, जो इधर की ओर लगेंगे मैं उनको पॉजिटिव लूंगा और जो इधर की ओर लगेंगे उनको निगेटिव, यानी कि जो लेफ्ट साइड में लगेंगे पॉजिटिव, जो राइट साइड में लगेंगे निगेटिव। ये मेरा साइन कन्वेंशन रहने वाला है। तो अब हम एक सिरा डी को पकड़ लेते हैं और डी से इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम निकालते हैं रिएक्टिव फोर्स। तो रिएक्टिव फोर्स इन CD पोर्शन RCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये इधर की ओर लग रहा है तो यहीं एक ही फोर्स लगा हुआ है तो -10 किलो न्यूटन। अब इस पोर्शन में निकाल लेते हैं इन पोर्शन BC। तो इस पोर्शन BC में अगर रिएक्टिव फोर्स इन BC निकालूं तो देखो यहाँ से समीशन स्टार्ट करता है, ये 10 इधर की ओर लगा है तो -10 का ही, ये 20 भी इधर की ओर ही लगा है, इधर की ओर को मैंने माइनस किया है तो -20, तो कितना हो जाएगा -30 क्या आपका किलो न्यूटन। इसमें भी निकल गया BC में। अगर हम निकालना चाहें रिएक्टिव फोर्स इन AB, तो आप कहीं पर भी, आप बोलेंगे सर कहाँ पर कट करें, इस तरह से कि आपके ये फोर्स को टच ना करें, इस तरह से बीच में आपका, ठीक है, कहीं पर भी आप निकाल सकते हैं, कहीं पर भी सेक्शन। तो RAB इक्वल टू, अब यहाँ से समीशन करो, ये -10, ये यहाँ की ओर -20 और ये इधर की ओर लगा हुआ है, तो इधर की ओर के लिए यानी कि बाईं ओर के लिए हम क्या ले लेते हैं +80। तो आपका RAB इक्वल टू कितना आ गया आपका, 80 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 50 किलो न्यूटन। तो हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि हमने क्या निकाल लिया, रिएक्टिव फोर्स निकाल लिए, AB में भी, BC में भी, CD में भी। अभी एग्जाम में आपको तीनों निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आप सिर्फ किस में निकालते, क्योंकि हमें पोर्शन किसका पूछा हुआ है, BC का। तो अगर मैं पोर्शन BC का, तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेप, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर हम पोर्शन BC का, यानी कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन इन पोर्शन BC निकालना चाहें, डिफ्लेक्शन इन पोर्शन BC, तो डिफ्लेक्शन इन पोर्शन BC निकालेंगे तो किसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रिएक्टिव फोर्स ऑफ BC इनटू इसका लेंथ इनटू इसका एरिया और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको सेम ही दे रखी है, तो आप RBC कितना है देखो -30। अब माइनस का मतलब क्या है अभी हम बताएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन मीन्स 30 × 10⁻³ न्यूटन। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ अगर हम देखें तो लेंथ आपको दिख रही होगी, कितनी दिख रही है लेंथ दिख रही है आपको 1000 mm। कितनी है इस पोर्शन की, BC की आपकी 1000 mm लेंथ है, ठीक है ना। तो हम इस लेंथ को यहाँ पर रख देते हैं, कितना आपका, दैट इज लेंथ इज 1000 mm, कितना आपका 1000 अपॉन एरिया ऑफ BC। अब एरिया BC हर एक का एरिया कितना है आपका 1000, तो अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1000 इंटू E दे रखा है इस पर्टिकुलर मटेरियल का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा E
इज 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 10 की पावर क्या कर दिया 5, तो 10 की पावर 3 4 5, 10 की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, 1020, तो 1020, तो 3 अपॉन कितना आ गया आपका 10, तो 3/10 मीन्स 0.3 mm। तो ये तो हो गया इसका आंसर, सीधे सीधे ऑप्शन बी में आपने लगा दिया, कितना 0.30 mm आ गया। अब इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक तो ये ऐसा क्वेश्चन बन गया जो एग्जाम में बना ही हुआ था। अब यहीं पर ही अलग अलग क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बताओ नेट डिफ्लेक्शन। मान लो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि बताओ स्ट्रेस इन ए बी रेशियो स्ट्रेस इन बी सी रेशियो स्ट्रेस इन सी डी क्या होगा। अब स्ट्रेस किस किस का समीशन होता है, स्ट्रेस अगर हम देखें तो किसका समीशन होता है बताओ, स्ट्रेस किसका समीशन होता है, स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। तो सिग्मा ए बी निकालना है तो क्या लगेगा, रिएक्टिव फोर्स ऑफ ए बी और इसका एरिया जो हो जाएगा रेशियो आर बी सी और इसका एरिया जो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रिएक्टिव फोर्स इन सी डी अपॉन एरिया। अब एरिया में एरिया ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी एरिया हर जगह क्या है आपका कांस्टेंट है, अगर एरिया चेंज होगा तो आप उसका एरिया उस पोर्शन का एरिया रख सकते हैं। तो आर ए बी आर बी सी और आर सी डी आपने निकाल ही लिया है, कितना निकाले हैं देखो यहाँ पे 50 किलो न्यूटन, तो 50 बट्टे एरिया कितना है 1000 रेशियो, इसका इंटरनल फोर्स कितना निकाले हुए हैं 30 डिवाइड बाई 1000 रेशियो आर सी डी कितना निकाले हुए हैं 10 बट्टे इसका एरिया यानी कि 1000, तो 1000 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाता 5:3:1। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें, अगर हम देखें इस क्वेश्चन से ही, तो तीसरा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि बताओ नेट डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका नेट डिफ्लेक्शन। तो नेट डिफ्लेक्शन के लिए आपको तीनों पोर्शन का डिफ्लेक्शन निकाल लेना है। जैसे BC का तो निकाल ही चुके हैं, अब अगर मैं डेल्टा ऑफ AB निकालूं तो डेल्टा AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इसका रिएक्टिव फोर्स इनटू इसका लेंथ अपॉन इसका RL इसका एरिया इनटू इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। RAB कितना है देखो, अब RAB में जो रिएक्टिव फोर्स है वो कितना निकाल रखा है 50 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में रखेंगे, 50 × 10⁻³ लेंथ इसका कितना है AB का 600, कितना है आपका 600 अपॉन एरिया ऑफ AB। अब एरिया ऑफ AB अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ AB आपका 1000 है, सभी का एरिया बराबर है, और E कितना है आपका 10⁵। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल, और ये इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 600, तो 5 का 30, इसको डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करेंगे 30,000 बटे 10⁵, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.3 mm। सॉल्व करके देखना तो कितना आ जाएगा 0.3 mm। ये डेल्टा AB भी निकाल दिया आपने। अब डेल्टा BC तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं आप, यहाँ पर हमने निकाला है डेल्टा BC इक्वल टू 0.3 mm, कितना है आपका 0.3 mm। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि देखो जो AB है, AB में आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका ये फोर्स आया है पॉजिटिव के साथ आया है। पॉजिटिव के साथ आने का मीन्स जो AB में जो ये रिएक्टिव फोर्स है किस नेचर की है, टेंसाइल नेचर की है, और इसके कारण AB में जो स्ट्रेस आएगा वो कैसा आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। BC में कैसा रिएक्टिव फोर्स आया है, नेगेटिव के साथ, तो यह ध्यान रखें कि जो BC में जो रिएक्टिव फोर्स होगी ये BC पोर्शन को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, और इसके कारण कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएंगे, तो BC पोर्शन का जो चेंज इन लेंथ होगा वो इंक्रीज के बदले क्या होगा, डिक्रीज। ये माइनस साइन इतनी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। और ऐसे ही CD पोर्शन का माइनस के साथ आने का मीन्स CD पोर्शन में भी जो रिएक्टिव फोर्स है ये कॉम्प्रेसिव नेचर की है, तो ये CD पोर्शन के लेंथ को भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और इसमें जो स्ट्रेस होगा वो कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा। तो अगर हम इसी चीज़ को अगर लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ये 0.3 mm का आ रखा है, ये 0.3 mm का हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि AB में टेंसाइल है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं आपका, दैट इज इलोंगेशन। क्या हुआ है आपका, इलोंगेशन, जबकि यानी इतना ये इलोंगेट हो जाएगी। जबकि अगर हम बात करें 0.3 mm BC में अगर आपका ये देखें तो ये जो 0.3 mm हुआ होगा ये क्या हुआ होगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ होगा इसका, कॉन्ट्रैक्शन। अब ऐसे ही हम तीसरे पोर्शन में निकाल लेते हैं डेल्टा
सी डी पोर्शन में। तो क्या हो जाएगा, आर सी डी, इसका जो रिएक्टिव फोर्स है, इसका जो लेंथ है, अपॉन इसका जो एरिया है, और इनटू इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आर सी डी हम निकाल ही चुके हैं 10 किलो न्यूटन, यानी 10 इंटू 10⁻3। लेंथ है इसका 1200, और एरिया कितना है इसका 1000, और ई कितना है 10⁵। तो सॉल्व करेंगे तो 1000 से 10⁻3 कैंसिल, तो 12,000/10⁵ करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12 mm। अब ये भी आपका किस नेचर की आई है, अगर हम देखें यहाँ से अपने डायग्राम से, तो जब हमने रिएक्टिव फोर्स निकाला तो ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में रिएक्टिव फोर्स माइनस नेचर की है। तो इसका मीन्स जो ये पोर्शन आपका सी डी रहने वाला है, ये पोर्शन पर्टिकुलर सी डी में जो आपका मीन्स की जो ये 0.12 mm है, इस 0.12 mm का एलोंगेशन ना होके क्या होगा आपका, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे आपका, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। क्या कर देंगे आपका, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। ये भी क्या हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट होने का मीन्स ये भी चीज आपका अपना लेंथ को क्या करेगी, डिक्रीज। इलोंगेशन मीन्स तो अगर नेट डिफ्लेक्शन पूछा हुआ है तो नेट डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, यानी कि डेल्टा इक्वल टू, वैसे अभी हमने जब प्रीवियसली पढ़ा था तो प्रीवियसली अभी हमने क्या पढ़ा कि नेट डिफ्लेक्शन इक्वल टू आपका ये डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी। पर मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई कॉम्प्रेसिव रिएक्शन लग रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे। तो अभी जैसे हमारा यहाँ पर अगर हम नेट डिफ्लेक्शन बात करें तो डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी। पर डेल्टा ए बी इलोंगेशन हो रहा है तो उसको मैं प्लस के साथ लिख लेता हूँ, इलोंगेशन का 0.3 mm का प्लस। डेल्टा बी सी में कॉम्प्रेसिव रिएक्शन के कारण आपका इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो 0.3 mm। और डेल्टा सी डी में भी आपका कैसा हो रहा है, डेल्टा सी डी में भी आपका दैट इज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो क्या कर देंगे -0.12। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 0.3 से 0.3 तो क्या आ गया, -0.12 mm आ गया। तो इसका मीन्स ये माइनस साइन बता रहा है कि जो नेट डिफ्लेक्शन है इसके कारण इस पर्टिकुलर बार में क्या हो रहा है, डिक्रीज इन लेंथ हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये पर्टिकुलर लेंथ जो है वो 0.12 mm से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संकुचित हो जाएगी। अगर ये प्लस होता तो नेट क्या हो जाता आपका, इलोंगेशन हो जाता। तो ये तो हो गया इतने क्वेश्चन की बात। एक लास्ट क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देगा कि जैसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, तीसरा नेट डिफ्लेक्शन, और चौथा पूछ लेगा कि स्ट्रेस इन मिडिल पोर्शन बताओ बीसी। तो ये और भी आसान है, स्ट्रेस इज आरबीसी अपॉन एरिया ऑफ बीसी। आरबीसी कितना है देखो, आरबीसी है आपका रिएक्टिव फोर्स 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन। एरिया कितना है आपका, दैट इज 1000 किलो न्यूटन। से हम इसको 1000 को कैंसिल कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन पर mm²। अब इसका नेचर पूछेगा तो हमें नेचर का पता कैसे पता चलेगा, यहाँ से जब हम रिएक्टिव फोर्स निकालेंगे। तो मेन काम इसका रिएक्टिव फोर्स का है, नेचर का कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आप देखो ये माइनस के साथ आया है बीसी रिएक्टिव फोर्स, तो हम इसका जो नेचर कंसिडर करेंगे वो क्या कंसिडर करेंगे, 30 न्यूटन पर mm², या आपको ऑप्शन में अगर मिले क्या 30 मेगापास्कल, क्या मिले 30 मेगापास्कल न्यूटन पर mm²। कोई मेगापास्कल किस नेचर का होगा, कॉम्प्रेसिव। किस नेचर का होगा, कॉम्प्रेसिव। तो देखो अब मैं सारे क्वेश्चन को एक ही बोर्ड में लिखने का मेरा मकसद यह है कि आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उससे सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएं। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, जो मैंने आपको मीन्स की पहले सॉल्व करा दिया था ये। तो इसका आंसर तो आपने यहाँ पर देख लिया, आंसर सीधे एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सीधे आंसर बी आ गया था, ठीक है, 0.3 mm। अब अगर पूछ ले कि नेट डिफ्लेक्शन क्या होगा, अगर पूछ ले क्या आपका नेट डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो नेट डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सभी बार में क्या कर लेना है, सभी बार का डिफ्लेक्शन निकाल लेना है अलग अलग। डेल्टा ए बी इक्वल टू आर ए बी एल ए बी ए एरिया, तो आर यानी पी एल अपॉन ए से बढ़िया आप अब एक्चुअल कैसे याद कर सकते हैं, आर एल अपॉन ए। जब हमने सिर्फ एक ही डायरेक्ट लोड लगाया था तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, या हम बोल सकते हैं जो एल्जेब्रिक सम हो रहा था एक्सियल फोर्सेस का उस सेक्शन में, आर यानी रिएक्टिव फोर्स वो किसके बराबर थी, पी के बराबर ही थी। पर जब अलग अलग आपके फोर्सेस लगे तो अलग अलग फोर्सेस के केस में, जैसे इसी क्वेश्चन में अलग अलग पोर्शन के केस में आपने जब एल्जेब्रिक समीशन किया
तो अलजेब्रिक समीशन किया, तो अलजेब्रिक समीशन में यहाँ पर कुछ समीशन आया यानी कि माइनस का, यहाँ पर क्या आया आपका प्लस का। तो आपने मीन्स की अलग अलग क्या करा आपका यहाँ पे अलग अलग आपके मीन्स की रिएक्टिव फोर्स जो आपको आसानी से निकाल सकते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में आसानी से क्या कर सकते हैं, रिएक्टिव फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब दूसरी अगर हम बात करें कि किस तरीके से दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि स्ट्रेस का रेशियो बताओ। तो स्ट्रेस का रेशियो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिग्मा ए बी, सिग्मा बी सी, सिग्मा, तो इनका रेशियो में आपका मैक्सिमम चीज़ आपकी क्या हो जाती है, कैंसिल। तो 5:3:1। नेट डिफ्लेक्शन पूछा जाएगा तो नेट, स्ट्रेस पूछा जाएगा तो स्ट्रेस। तो आपका ये सारे क्वेश्चन आपके मीन्स की बोर्ड के सामने हैं, आपको दिख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। और ये क्वेश्चन आपको मीन्स की डिफ्लेक्शन ऑफ बार से समझ में आना चाहिए। तो हमारा ये जो टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बार, तो ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरीके से इस टॉपिक को डिफ्लेक्शन ऑफ बार को आपने कंप्लीट करना है। ओके, सो सबसे पहले प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, क्रॉस सेक्शन जिसका क्या हो, सेम हो। डायरेक्ट एक्सियल लोड क्या होता है, ऐसा लोड जो किसी एक पर्टिकुलर एक्सियल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका लगे, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका एक्सियल लोड। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखें कि डेल्टा है चेंज इन लेंथ भी बोलते हैं, इंक्रीज इन लेंथ भी, डिफ्लेक्शन भी। अब यहाँ पर आपको पता है वैसे हुक्स लॉ वैलिड क्यों होगा, बिकॉज हमने लोड कैसे लगा रखा है, ग्रेजुअली लगा रखा है, और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इस तरह से PL/AE हमने कर दिया, ठीक है ना, डेल्टा L इक्वल टू PL/AE, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि इसके और क्या पॉइंट है, अगर सडन लोड आए तो आपने डेल्टा एल को क्या कर देना है, 2 टाइम्स ऑफ PL/AE। दूसरा स्टिफनेस ऑफ बार का आपका, यूनिट डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, AE का मतलब क्या है, एक्सियल रिजिडिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड, और लोड कितने का है आपका, 1 किलोन्यूटन। यूनिट लोड क्या होता है, 1 किलोन्यूटन। यूनिट ऑफ स्टिफनेस न्यूटन पर mm, और फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस के बीच में संबंध। एक आपने अटेम्प्ट कर लेना है इस तरह से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आपने देखना है डिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। सेल्फ वेट के बारे में इतना नॉलेज आपको कम से कम होना चाहिए कि सेल्फ वेट कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, खासकर स्टील बार और RCC बीम को आपको निकालना आना चाहिए सेल्फ वेट। डायरेक्टली सेल्फ वेट निकालने को या डेड लोड निकालने को पूछ सकता है। बात करते हैं कि कैसे हम इसका निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला आप इस तरह से भी रखिएगा कि जो डेल्टा एल होता है, यानी डेल्टा एल कभी कभी इस फॉर्म में पूछेगा तो WL/2AE, पर ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो कैसे, ये तो यहाँ से आप ध्यान रखें प्रिज्मेटिक बार में जो डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू सेल्फ वेट, वो लेंथ के क्या रहता है, आपके प्रोपोर्शनल। वेट यहाँ पर M पॉइंट में 0 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा W, क्योंकि यहाँ पर पूरा वेट लगेगा M से लेके N तक, तो मैक्सिमम वेट यहाँ पर, तो वेट वेरी करेगा, तो इस तरह से यहाँ पर किया गया है। फिर अगर हम देखें कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि सभी बार होंगे तो सेल्फ वेट इसके कारण क्या होगा, किसके कारण आपका सेल्फ वेट के कारण डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे 4L का होल स्क्वायर, यानी L का होल स्क्वायर किया आपने तो 4 टाइम्स हो गया। पर अगर वह पूछता आपका क्या, दैट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस पूछता तो आप स्ट्रेस किस तरह से निकालेंगे, यानी कि अगर स्ट्रेस पूछता तो स्ट्रेस के लिए यहाँ पर नोट लिखा रखा है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू N एंड डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट, डिफ्लेक्शन ऑफ कोनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, डेल्टा C इक्वल टू है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कोनिकल बार में कितना होता है, 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा प्रिज्मेटिक। और लास्ट पॉइंट है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ टेपर। टेपर्ड बार क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा। ये चारों एक साथ आपने रिवाइज कर लिए थे। पर एक हम क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया था, वो क्वेश्चन क्या था आपका कि एक कोई क्रॉस मीन्स की ये क्वेश्चन था आपका जो एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमने पहले देखा कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं आपके सामने रखूं, ये एग्जाम का क्वेश्चन था अभी जो रिसेंटली हुआ था आपका, ठीक है। ओके, A brass bar having a cross sectional area of 1000 mm square is subjected by axial force as shown in figure.
द चेंज इन लेंथ इन पोर्शन बी सी ऑफ बार टेक ई इक्वल टू इतना। तो ये इस तरह से एक बार दे रखा था आपको और इस बार में आपको बी सी पोर्शन में, तो सबसे पहले काम क्या निकालना है इसमें, इंटरनल रिएक्टिव फोर्स। तो इसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से आप मीन्स की पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका ये जो आपका ऐप है यानी कि EM EDU हब ऐप, इसमें आपका और भी जो लेक्चर हैं वो आपके आते रहेंगे, ठीक है ना। तो लेक्चर 4 हम कल को कंप्लीट करते हैं आपका, जिसमें हम देखेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द चैप्टर 1, ठीक है ना। तो इस ऐप को आप सभी के पास है, हमारे स्टूडेंट्स के पास, तो इसको देखते रहें और कोई भी डाउट क्लास होगी जो हम लाइव क्लास के द्वारा आपको मीन्स की सॉल्व कराएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, और पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर